स्वागत है आप सभी लोगों का डायमंड एजुकेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ और यह है हमारा क्लास 10th की मैथ का अध्याय 5.3 और 5.3 का हम चौथा भाग आज करने जा रहे हैं। जो चौथा भाग हमारा होगा वह क्वेश्चन नंबर 15 से इसमें हम स्टार्ट करेंगे और 14 तक आपके जो क्वेश्चन है उसको अपलोड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, कहा गया निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेके को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए, इसमें कोई ठेकेदार है, वह अपना अगर कार्य को विलंब से कर रहा है तो उसमें प्रत्येक दिन अगर वो तिथि से पहले इस कार्य को समाप्त नहीं कर पाता है, उसके बाद जितने भी दिन वह विलंब करता है उसको हर दिन 50 रुपये अधिक एक दिन का चार्ज देना पड़ता है। जैसे कहा कि पहले दिन 200 रुपये देना पड़ता है, फिर जो उसके एक दिन बाद 250 रुपये पे करना पड़ता है, फिर उसके तीसरे दिन कितने रुपए उसको देना पड़ता है, 300 रुपये। यानी प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के ठीक पहले के दिन से जुर्माना क्या देना पड़ता है, 50 रुपये उसको अधिक पे करना पड़ता है। तो आइए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखेंगे जुर्माना के रूप में दी गई राशियाँ, जुर्माने के रूप में दी गई राशियाँ एपी में होंगी, एपी में होंगी, क्योंकि इसमें क्या है प्रत्येक दिन क्या हो जा रहा है, जैसे ठीक एक दिन बाद क्या हो जा रहा है 50 रुपये की क्या हो जा रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है जुर्माने में। तो पहले दिन का उसने जुर्माना कितना रुपये भरा था, 200 रुपये, फिर अगले दिन 250, फिर 300। इस प्रकार से आपकी एपी का श्रेणी बन जाएगा। और ये कितने दिनों तक उसको पे, कितने दिन तक वह विलंब किया था, 30 दिनों तक। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। तो चलिए इस श्रेणी का प्रथम पद हम लोग लिख लेते हैं कि प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है, 200 रुपये है, ठीक। और हम क्या निकाल सकते हैं, सार्वांतर निकाल सकते हैं। सार्वांतर डी बराबर या पहला पद या दूसरा पद या तीसरा पद। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, 250 रुपये है, A1 कितना है, 200। अगर हम 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी सार्वांतर तो 50 का तो पता चल गया है, लेकिन एक चीज़ और भी बताया गया है कि वह प्रत्येक दिन विलंब कितने दिन तक विलंब करता है, 30 दिन तक। यानी हम कह सकते हैं विलंब कितने दिन तक, मान लीजिए इसको हम एन से व्यक्त करते हैं, कितने दिन तक, 30 दिन तक। कितने दिन तक, 30 दिन तक। यानी जो एन की मान होगा कितना होगा, 30 होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जुर्माने के रूप में दी गई राशियों का योग, यानी यस 30 का मान आपसे पूछा गया है कि जो जुर्माने के रूप में दी गई राशि है वह कितना होगी। तो क्या करना है, सिंपल सा यस इसी का फार्मूला लगा कि निकाल दीजिए। क्या लिखेंगे कि एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी से, यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं n की जगह कितना रख सकते हैं, 30। तो हो जाएगा यस 30 बराबर 30/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना है, 200। हम यहाँ पे 200 रख सकते हैं, प्लस n का मान कितना है, n का मान 30 है, तो हम 30 - 1 कर देंगे। तो हो जाएगा 30 - 1 इंटू डी का मान कितना है, 50। तो हम यहाँ पे कितना रख देंगे, 50 रख देंगे। तो हो जाएगा, जब इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, 15 कोष्टक में 2 दूना 4, 400 हो जाएगा, प्लस 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 29 गुणे 50 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हो जाएगा 15 प्लस कोष्टक में 400 प्लस, अब 5 के गुणा करिए, 9 × 5 = 45, 4 5 दूना 10, 4 14, यानी 1450, क्योंकि एक जीरो हम नोट कर दे देंगे, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो 15 गुणे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 1450 में अगर हम 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1850 आ जाएगा, ठीक है।
यानी 15 से इसी में गुणा कर देना है। तो हम 15 के जब हम गुणा करेंगे तो पहले एक जीरो नोट कर लेंगे। 15 × 5 = 75, 7 हो जाएगा। 15 × 8 = 120, 27, 12 हो जाएगा। 15 कम 15 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 27,750 रुपये। कितना? 27,750 रुपये की उसको राशि क्या करनी पड़ेगी? अदा करनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कार्य विलंब से करने पर, कार्य 30 दिन विलंब से करने पर, कितना? 30 दिन विलंब से करने पर उसको कितने रुपए की राशि अदा करनी पड़ेगी? 27,750 रुपये। हम लिख सकते हैं 27,750 रुपये की राशि अदा करनी पड़ेगी। किसके रूप में? जुर्माने के रूप में। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था। आप सिंपल से एक बार और समझ लीजिए। इससे क्या करना है कि बताया गया कि कोई जो कार्य है पहले दिन अगर वह कार्य जो दिए गई तिथि है अगर उसके बाद करता है, जैसे जो किसी काम को दिया गया करने के लिए अगर वह अपने कार्य को दी हुई तिथि तक नहीं समाप्त कर पाता है, अब उसके तिथि के बाद अगर जितना वो कार्य करेगा उसके ऊपर इस प्रकार पहले दिन 200 रुपये लगेगा, फिर उसके एक दिन बाद 250, फिर उसके एक दिन बाद 300। इस प्रकार से करते करते वह 30 दिन के बाद दी हुई तिथि के 30 दिन बाद जाकर उस कार्य को समाप्त करता है, तो उसके ऊपर लगा हुआ जुर्माना है। तो आप देख रहे हैं 200, 250, 300, तो हमारी ये एक श्रेणी के रूप में बन गया। तो हमने श्रेणी से यहाँ पे देखते हैं जब श्रेणी बन गई तो इसके बाद आप लोग जानते हैं कि श्रेणी का जो होगा जितने पदों का यानी जितने दिनों का निकालना रहेगा आप उसका योगफल निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो दी गई राशि लास्ट में कितनी है? 27,750 रुपये है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका था 15। ठीक है, तो 16वां देख लिया जाए कि 16वां क्या कहा है। उसके लिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आइए 16वां देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो यानी कोई एक स्कूल में कोई एक पुरस्कार दिया जा रहा है जिसमें नगद पुरस्कार दिया जा रहा है और टोटल 7 पुरस्कार देना है और सभी पुरस्कारों जो 7 पुरस्कारों की जो राशि है वह टोटल 700 रुपये है। और इसमें एक शर्त यह भी कही गई है कि अगर हम जो पुरस्कार दे रहे हैं पहला पुरस्कार जो भी हो, दूसरा पुरस्कार उससे 20 रुपया कम होगा, तीसरा पुरस्कार उससे भी 20 रुपया कम होगा, चौथा पुरस्कार उससे भी 20 रुपया कम होगा। इस प्रकार से करते करते टोटल 7 पुरस्कार देना है। तो यहाँ पर हमको तो नहीं पता है लेकिन हमको यह पता है कि कुल पुरस्कार की राशि, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, लिखेंगे कुल पुरस्कार की राशि। और आपको पता है कुल का मतलब क्या होता है? योग, और योग के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? SCL। और यहाँ पर टोटल कितना है? 7 राशि है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 700 रुपये। ठीक है, या तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं? SN बराबर 700। ठीक है, और उसमें कहा गया है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राशि ठीक अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। लेकिन हमको पहला पुरस्कार नहीं पता है तो हम मान लेंगे माना पहला पुरस्कार बराबर कितना होगा? X। तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? तो दूसरा पुरस्कार इससे क्या होगा? 20 रुपया कम होगा, यही नहीं होगा। अब तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? तीसरा पुरस्कार हो जाएगा, यह तो रहेगा X - 20 तो है लेकिन इससे भी 20 रुपया कम हो जाएगा, यही ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह टोटल हो जाएगा X - 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? X - 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से AP में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? AP में बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? तो लिख सकते हैं 7 पुरस्कार देने की राशि, 7 पुरस्कार देने की राशि रखी गई है। क्या की गई है? रखी गई है।
इस प्रकार। इस प्रकार से कैसे? पहला पुरस्कार तो x होगा, दूसरा पुरस्कार क्या होगा? x माइनस 20 होगा, तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? x माइनस 40 हो जाएगा, चौथा क्या होगा? x माइनस 60 हो जाएगा, पांचवा पुरस्कार क्या हो जाएगा? 80, फिर प्लस x माइनस 100, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, एक ठो और रखा जाएगा, वो होगा x माइनस 120 बराबर कितना? 700। अगर हम इन सातों को जोड़ रहे हैं पुरस्कारों को, देखिए टोटल कितना पुरस्कार हो जाए, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 700। देखिए पहला 100 रुपये है, फिर दूसरा उससे 20 कम है, इसलिए हम उसमें से 20 घटा दिए हैं, फिर उससे भी 20 कम। देखिए हर बार जिससे इधर जा रहे सब में 20-20 रुपया क्या हुआ है? कम होता चला गया है। अगर हम इन सातों राष्ट्र के पुरस्कारों को जोड़ेंगे तो टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 700 के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखिए, प्लस है तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, तो यक्स 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 कितने टोटल हो जाएंगे? 7x हो जाएगा, टोटल 7x माइनस, अब जोड़ दीजिए 20 और 40 जोड़ेंगे कितना होगा? 60, और 60 60 कितना होगा? 120। 120 में जब हम 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, 200 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 300, और 300 में जब हम 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 420। 7x माइनस 420 बराबर कितना? 700 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 700। तो हम चाहें तो 420 उधर पक्षांतर करेंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 700 प्लस 420। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7x बराबर, तो इसको हम जोड़ेंगे तो या 700 या 420 जोड़ेंगे, 7 4 11 यानी 1120 आ जाएगा, 1120। तो x बराबर हम करेंगे तो 1120 बटा कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से इसमें जब हम भाग करेंगे 1120 में, तो आप सिंपल से कर सकते हैं, 7 एक कम 7 कितना आएगा? 4, 7 6 42 यानी 160 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 160 रुपये आ गया। ठीक है, तो यानी 160 रुपया तो आ गया है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया था कि प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो आप सीधे चलिए, प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो पहला पुरस्कार कितना था? 100 रुपये, तो x बराबर कितना हो गया? 160। तो दूसरा पुरस्कार कितना था? x माइनस 20, यानी 160 में से हम 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 140 आएगा। तीसरा पुरस्कार कितना था? x माइनस 40 था, तो हो जाएगा 160 माइनस 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 120। तो लिख सकते हैं इस प्रकार वितरित पुरस्कार कैसे हो जाएगा? पहला कितना होगा? 160 होगा, फिर इससे 120 कम तो हो जाएगा 140 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कितना होगा? 120 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। देखिए सब में 20-20 कम होता चला जा रहा है, फिर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, फिर 40 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी लास्ट में कितना आ जाएगा? 40। ये इस प्रकार से वितरित किए गए क्या हैं? पुरस्कार हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 16 था। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब 17वां देखते हैं कि 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको आप नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अब हम 17वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है इन सबको आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के 2, कक्षा 3 के 3, 4 के 4, लेकिन इनकी जो कक्षाओं की संख्या है, जैसे कक्षा 1 में 3 भाग है, यानी कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी सभी कक्षाओं के 3 भाग हैं। तो कहने का मतलब क्या है,
तो हम लिख सकते हैं कक्षा 1 के द्वारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 17, कक्षा 1 के द्वारा लगाया गया पेड़ कितना होगा, 1 होगा। और कक्षा 2 के द्वारा लगाया गया पेड़ कितना होगा, 2। कक्षा 3 के द्वारा लगाया गया पेड़ कितना होगा, 3। इस प्रकार से करते करते कितनी कक्षा तक पेड़ लगाया गया है, कक्षा 12 तक। कितना तक, कक्षा 12 तक के द्वारा लगाया गया पेड़ कितना होगा, 12 होगा। तो यह बात समझ में आ रही कि नहीं। यानी कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के 2 लगाएंगे, कक्षा 3 के 3 लगाएंगे और कक्षा 12 के 12 पेड़ लगाएंगे। लेकिन प्रत्येक कक्षा के 3 भाग हैं, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 भाग का मतलब हम कह सकते हैं कि इसके भी 3 भाग होंगे तो इसमें भी 3 का गुणा, इसके भी 3 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं। यानी टोटल जब पेड़ लगाया गया 3 देख कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 12 3 कितना हो जाएगा, 36। लेकिन एक कब, इस प्रकार से देख रहे हैं कि नहीं। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि इस प्रकार प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो लिख सकते हैं इस प्रकार प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या निम्न है। संख्या क्या है, निम्न है। पहले कितना लगा पेड़, 3, 6, 9 करते करते कहाँ तक लगा, 36। यही श्रेणी बन जाएगी आपकी ना। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि 3 से गुणा क्यों किया गया। जैसे कक्षा 1 के जो विद्यार्थी हैं तो वह 3 क्लास में बैठाए गए हैं, 1, 2, 3। ये सब कक्षा 1 के ही हैं। तो एक भी अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, यह भी अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं इनका भी 3 अनुभाग है, तो ये 2 पेड़ लगाएंगे, तीनों अनुभाग, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रम आगे बढ़ा है, ठीक है। तो उससे आप लोग घड़ाइए जिन, और ये बन गई आपकी श्रेणी। जब श्रेणी बन गई है तो आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दूसरा हम क्या निकालते हैं, सार्वांतर, तो सार्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 6 माइनस 3 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और पदों की संख्या की अगर हम बात करें, टोटल कितने पदों की संख्या होगी, तो आप देख रहे हैं कि टोटल कितनी कक्षाएं हैं, 12। टोटल कितनी कक्षाएं हैं, 12 कक्षाएं हैं। तो यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगा। और उसके बाद आपको निकालना क्या है, योग निकालना है ना, यानी पेड़ों का योग। पेड़ों का योग हो जाएगा आपका, हम मान लेंगे यस 12 बराबर, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए फार्मूला लिखते हैं कि यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो यस एन कितना रखेंगे, 12, तो हो जाएगा यस 12 बराबर 12/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान हम कितना रखेंगे, 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 12-1 इंटू डी। तो डी का मान कितना निकाला गया है, 3 है, तो डी का मान हम कितना रख देंगे, 3। तो हो जाएगा, भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, कोष्टक में 3 दूना 6 प्लस 11 3 33। तो जाएगा 6 गुणे, जब जोड़ें कितना आ जाएगा, 39। अब हम जोड़ देते हैं, 6 9 54 के 4 80 5 के 6 3 18 18 5 कितना हो जाएगा, 23। यानी टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 234 पेड़ लगाया जाएगा। कितना लगाया जाएगा, 234। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में कुल 234 पेड़ लगाए गए हैं, 234 पेड़ लगाए गए हैं।
यह क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 17 था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसको नोट्स कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा बुक से आप लोग देखकर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछने बहुत कम चांसेज हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं लिख कर दे दिया जाएगा। कहा गया कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई क्या होगी? संकेत में दिया गया है क्रमशः केंद्रों ए, बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3 व L4 है। देखिए यहाँ पर एक आपको इस प्रकार जो चित्र दिया गया है, उस चित्र को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से वह दिया गया है, एक रेखा खींच दी गई है। यहाँ पे आपको दिया गया बिंदु ए और यहाँ पे दिया गया बिंदु बी, और दिया गया है कि जो अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, तो आपका यह क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 है। लिखेंगे अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं। अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया? ए से। ए को केंद्र मानकर 0.5 सेंटीमीटर का एक इस प्रकार से वृत्त खींचा गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर का जो दिया गया है वह किसको केंद्र माना गया होगा? बी को केंद्र मानकर इस प्रकार से खींचा गया होगा वृत्त। देख रहे हैं कि नहीं? आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इस प्रकार से पहले ए को केंद्र मानकर इस प्रकार से खींचा गया, फिर बी को केंद्र मानकर, फिर ए को केंद्र माना गया, फिर बी को, इस प्रकार से क्रम वाइज, यानी पहले ए से ए आ गया, फिर ए पे आ गया, फिर अगला पद यह वाला, और यह वाला किस पे खींचा गया? बी से केंद्र मानकर। ठीक है, यानी क्रमागत खींचा गया है। और इनकी जो लंबाइयाँ आई हैं वह क्या आई है? L1, L2 व L3, L4 इस प्रकार से आई हुई हैं। ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए होंगे कि देखिएगा फिर से एक बार कि 0.5 वह ए पे केंद्र मान के 0.5 सेंटीमीटर अर्धवृत्त खींच दिया गया। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर का जब खींचना रहा होगा तो यहाँ से केंद्र मान के जब हम लोग खींचे होंगे तो इस प्रकार से गया कि यहाँ तक मिला होगा। फिर उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर का तो हम ए पे केंद्र मान के फिर से खींचे होंगे तो इस प्रकार से आया होगा। फिर 2 सेंटीमीटर का तो हम बी को केंद्र माने होंगे, क्योंकि बी का नंबर है ना, 2 सेंटीमीटर खींचेंगे इस प्रकार से। यही क्रम कितनी बार चलता है? 13 बार चलता है। कितनी बार चलता है? 13 बार चलता है। और पूछा गया सर्पिल की लंबाई। तो देखिए लंबाई की जो बात हम करते हैं, जैसे कि हम लोग जब वृत्त खींचते हैं, कि जब हम वृत्त खींचा जाता है इस प्रकार से, यह जो वृत्त इस प्रकार से खींचा जाता है। ठीक है, तो वृत्त की ये जो लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये जो वृत्त का हम निकालते हैं परिमाप, जो यह परिमाप होता है वृत्त का, कितना होता है? 2πr होता है। अगर इसी को हम अर्धवृत्त कर दें यानी आधा कर दें तो परिमाप भी तो आधा हो जाएगा, या 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? πr। तो हम कह सकते हैं जो अर्धवृत्त होगा उसका जो परिमाप होगा कितना होगा? πr। जो πr होगा, जो अर्ध परिमाप होगा, वही यह सर्पिल की क्या होगी? लंबाई होगी। वही सर्पिल की क्या होगी? लंबाई होगी। तो आइए आगे हम लिखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो इतना ये तो हो गया। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा? अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वह πr होगा। कितना होगा? πr होगा। अब हम लिखेंगे πr तो हो गया। तो कहा गया कि जो इस पर सर्पिल की लंबाई पूछा गया है, टोटल कितनी लंबाई होगी? तो पहले लिखेंगे पहले सर्पिल की लंबाई, इसको L माना गया, यानी L1 माना गया। क्या माना गया है? L1। तो L1 बराबर पाई तो ही रहेगा, लेकिन R का मान देखिए यह है,
तो क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे दूसरे सर्पिल की लंबाई, दूसरे सर्पिल की लंबाई। जब दूसरे सर्पिल की लंबाई किससे व्यक्त करेंगे, L2 से हो जाएगा पाई। अब इसमें r का मान हम क्या रखेंगे, 1.0 के बजाय हम सिर्फ 1 रखेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे तीसरे सर्पिल की लंबाई। आप लोग लिख लीजिएगा L3 बराबर क्या होगा, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम टोटल कितनी बार करेंगे, 13 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 13 बार करेंगे। तो हम आगे लिख सकते हैं इस प्रकार से, सीधे लिख दीजिए, इस प्रकार से L1 L2 L3 की सर्पिलों की लंबाई हो गई। इस प्रकार से L1 L2 L3 के सर्पिल की लंबाई निम्न है, के सर्पिलों की लंबाई निम्न है। क्या होगी, L1 का हम लोगों ने कितना माना है, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा कितना मानेगा, पाई के गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलो पाई इंटू 1 लिख लो सेंटीमीटर। दूसरा क्या आएगा, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपकी क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। तो जैसे हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं कि हमारा पहला क्या होता है, प्रथम पद, तो इसमें भी हम लिखेंगे पहला प्रथम पद A बराबर पाई कोष्टक में 0.5 सेंटीमीटर। फिर हमारा क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, पाई, 1 पाई है, तो लेकिन आप लोग शायद लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस फिर क्या है, पाई 0.5। तो देखिए हम लोग शायद यहाँ से पाई कामन निकाल सकते हैं, तो बचेगा 1 माइनस 0.5। यहाँ से घटा देंगे तो क्या आएगा, पाई 0.5 आएगा। यही नहीं आएगा, पाई 0.5 आएगा। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ तक हो गया होगा। तो अब हम ऊपर की तरफ जब लिखेंगे तो हो जाएगा पाई कोष्टक में 0.5, क्योंकि 1 में से हम 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यह तो आपने सार्वंतर निकाल लिया। अगर पदों की संख्या की बात किया जाए, कि पदों की संख्या की बात करेंगे जब हम, तो लिखेंगे पदों की संख्या, टोटल कितने पद होंगे, 13 पद होंगे। कितने पद होंगे, 13। तो पूछा गया कुल सर्पिलों की लंबाई पूछा गया है, यानी यस सर्पिलों की लंबाई पूछा गया आपसे है टोटल। तो इसको आप क्या मान लेंगे, यस 13, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसका हम फार्मूला रख देते हैं। लिखेंगे क्या, यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह फार्मूला लगाएंगे तो जाएगा यस 13 बराबर 13/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना रख सकते हैं, a का मान हम रख सकते हैं पाई कोष्टक में 0.5, फिर प्लस n का मान रखेंगे 13-1 इंटू डी। डी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, आया है पाई कोष्टक में 0.5। तो ये इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसका आगे किस प्रकार से हम हल करेंगे, अब उसको देखते हैं। हो जाएगा 13/2 कोष्टक में, अगर देखिए हम लोग पाई को साइड में 0.5 के हम 2 में गुणा करेंगे, 0.5 गुणा 2 करेंगे तो 5 दूना 10, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, यानी हम लिख सकते हैं 1 गुणे पाई, प्लस इसमें से इसको हम घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 गुणे लिख सकते हैं पाई कोष्टक में 0.5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद इधर करेंगे तो 13/2 हो जाएगा, यह हो जाएगा पाई प्लस, यह 12 तो है ही, लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, गुणे अब यह 0.5 है, 0.5 यानी बटा को हटाने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, हो जाएगा बटा 10। तो हम कह सकते हैं 5 एकम 5 दूना 10, 2 छक्का 12, यानी 6 पाई लिख सकते हैं। टोटल कितना लिख सकते हैं, 6 पाई। नहीं समझ में आ रहा तो 12 × 25 = 60 कर देंगे।
एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, नहीं 6 पाई आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 6 पाई। तो और हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए पाई के पाई में जुड़ी आएगा, 6 कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 6 कितना हो जाएगा? 7। तो लिख सकते हैं यस 13 बराबर 13/2 गुणे है 1 पाई है 6 पाई, उनकी कितना हो जाएगा? 7 पाई। तो 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान 22/7, जिसके बटा पूछे उसके बटा में 1 है। 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा 11 बार में आया 13 गुणे 11। 11 गुणा करिए, 11 3 33 के 3 अस्सी 3 का 11 कम 11 3 14, यानी आ गया यस 13 बराबर 14। यानी हम लिख सकते हैं कि सर्पिलों का जो 13 जो क्रमागत सर्पिलों का जो योग होगा वह कितना होगा? 143। लिख सकते हैं क्रमागत 13 सर्पिलों का योग, 13 सर्पिलों की लंबाई का योग, लंबाई का योग बराबर कितना होगा? 143 होगा। कितना होगा? 143 होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका 18, जिसे आप लोग वीडियो को रोक कर और इसको क्या करिए, अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिए। ना समझ में आया तो इसके बाद बैक करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ना समझ में आया होगा तो इसको आप लोग पीछे करके एक बार ज़रूर समझिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इस वजह से आप लोग को दिक्कत हो सकती है, और कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि, और ये निश्चित रहिएगा इन सब परीक्षा को पूछने के बहुत ही कम चांसेज हैं, जहाँ तक हमारा अनुमान है ना के बराबर ही समझिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। फिर अगर पूछ सकता है तो इसलिए क्वेश्चन को करवा दिया जा रहा है। कहा गया कि 200 लट्ठों की ढेरी, 200 लट्ठे को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाले में 19 हैं, अतः उससे अगली वाले में 18 है। देखिए आकृति 5.5। ये 200 लट्ठों में कितनी, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्तियों में कितने लट्ठे हैं। आपको ये बताना है कि यह जो लट्ठे हैं टोटल 200 हैं, सबसे निचली सतह में 20 हैं, फिर उससे ऊपरी वाली जो पंक्ति रखी है उसमें 19 हैं, फिर उससे ऊपरी वाली पंक्ति में 18 हैं। तो पूछा है ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई गई हैं और सबसे ऊपर कितने लट्ठे रखे गए हैं, यही आपको बताना है। तो आइए हम लिख सकते हैं कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या। तो कुल लट्ठों की संख्या यानी योग ही बताया गया है, कितना है? 200 है, ठीक। अब हम लिखेंगे पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या कितना है? 20 है। और दूसरे पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में यानी उसके ऊपर वाली दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है? 19 है। अब इस बार तीसरे पंक्ति में, तीसरे पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 18 है। देखिए सबसे नीचे है यह है, फिर यह उसके ऊपर है और यह उसके ऊपर है, नीचे से सकते हैं ऊपर जाएंगे ना, इस प्रकार से दिया गया है। तो क्या पूछा गया है कि इसकी जो संख्या होगी तो हम लिख सकते हैं जो लट्ठों की संख्या होगी वह एपी के रूप में होगी। क्या लिख सकते हैं? लट्ठों के जो रखने की संख्या होगी उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? एपी के रूप में लिख सकते हैं। लट्ठों की संख्या एपी के रूप में होगी, एपी के रूप में होगी। क्यों होगी? क्योंकि हर बार एक घट रहा है ना, इसलिए। तो हो जाएगा 20, 19, 18 डॉट डॉट डॉट। कितने पदों तक हमको नहीं पता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि इसका प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 20। अब हम क्या निकालेंगे? सार्वांतर।
सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना 19 माइनस 20, घटा देंगे तो कितना आएगा -1, यानी हर बार एक एक क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। पदों की संख्या पूछा गया है। पदों की संख्या को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, n से, वैल्यू नहीं पता है। और पूछा गया है कि सबसे अंतिम पंक्ति में, यानी सबसे ऊपर यानी अंतिम पंक्ति, तो पूछा गया अंतिम पद। अंतिम पद भी आपको ज्ञात नहीं है। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को लगाने के लिए ना ही आपको n पता है ना ही यल पता है, तो सबसे पहले हम चलिए n को पता कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। हम इसी से लगाएंगे, ठीक है। तो SN का मान कितना दिया गया है, 200 बराबर n का मान तो ज्ञात करना है। कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना दिया गया है 20, तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, प्लस n का मान ज्ञात करना है इंटू d का मान हमारे पास कितना है -1 है, तो हम यहाँ पर कितना रख सकते हैं -1 रख देंगे। ये देखिए बटा में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 400 बराबर n कोष्टक में 20 दूना 40 प्लस अंदर हम गुणा करते हैं सबका, तो हो जाएगा यह -n और वह क्या हो जाएगा +1। माइनस सबका चिन्ह बदल देगा और 1 का गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ये छोटे कोष्टक में इस प्रकार बंद कर लिया गया, ठीक है। तो अब देखिए हो जाएगा 400 बराबर n का अंदर गुणा कर दे, नहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा 40। ये देखिए अब प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -n और प्लस 1, इस प्रकार से देखिए ये भी प्लस तो प्लस ही रहेगा। तो n का अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 400 बराबर 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n। तो आइए एक इधर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 41, इधर लेकर आइए सबको, तो हो जाएगा 400 पहले से है, 41 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -41, और यहाँ इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर बराबर 0। तो अब इसको सजातीय क्रम में लिख देंगे। सजातीय क्रम में लिखेंगे तो n स्क्वायर -41n प्लस 400 बराबर 0। तो आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए 400 और जोड़ने घटाने पर 41। तो ऐसी संख्या हमको मिलेगी कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे 400 का गुणनखंड कर देंगे। 400 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 200, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 100, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5 1। तो अब इन्हीं की सहायता से हम बनाएंगे। जैसे चलिए बनाया जाए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ 16 हो गया, 25 देखा जाए। अगर जोड़ दे रहे तो 41 हो जा रहा है, गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 400 ही आएगा। यानी हमारे पास संख्या मिल गई। कौन कौन सी हो सकती हैं 16 और 25 हो सकती हैं। तो 16 25 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए n स्क्वायर तो रहेगा ही, -41 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 25, और बाहर से क्या हो गया n प्लस 400 बराबर 0। तो यह हो गया n स्क्वायर। देखिए माइनस इधर से हम भेज रहे हैं, तो यह माइनस इधर क्या देगा माइनस, और n गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -n, फिर यह प्लस माइनस और 25 के n में करेंगे तो कितना आएगा 25n प्लस 400 बराबर 0। तो इन दोनों हम 2 का जोड़ा, ये इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो इसमें क्या कॉमन है n, तो हम लेंगे तो n माइनस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर n बचा तो यहाँ पे भी n बचना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से 25 कॉमन निकालेंगे। जब 25 कॉमन निकालेंगे तो n हो जाएगा, यहाँ से प्लस में से हमने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस हो गया। अब 25 से इसमें भाग करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी 16 बार जाएगी बराबर 0। n माइनस 16 तो हो जाएगा n माइनस 16 एक साथ, दूसरे कोष्टक में n माइनस 25 एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे यदि n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। फिर लिखेंगे यदि n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर भी क्या आएगा 25। तो यानी n जो पदों की संख्या को व्यक्त करता है, यह बताएगा कि उसमें कितने थ्रू होंगे, या तो 16 होंगे या तो कितने होंगे 25 होंगे। कितना होंगे, या तो 16 होगा या तो क्या होगा 25 होगा। तो हम लिख देंगे
कि जो पंक्तियों की संख्या होगी, पंक्ति की, अभी मत लिखिए, रुकिए, अभी आपको तो एक चीज़ और भी बताना है कि जो आपको अंतिम पद यानी अंतिम में कितने उसमें लेट होंगे, ठीक है। यह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसमें n बराबर 16 यानी जो 16वां होगा वह कितना होगा, यही कहा गया है ना। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1, या तो हाँ लिखिए हो जाएगा a माइनस 1 इंटू डी। an मतलब हम लोग जानेंगे 16वां पद, ये 16वां बराबर क्या होगा, a का मान कितना है 20 है, प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान देखिए कितना है -1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -1, तो हो जाएगा 20 प्लस यहाँ से देखिए 15 आ जाएगा और गुणे में क्या है -1, तो हो जाएगा 20 प्लस माइनस 15 हो जाएगा, प्लस माइनस 15 हो गया, घटाएंगे कितना आ गया 5। अब हम इतना 5 आ गया, किसका मान 16वां, यानी 16वां का मतलब अगर हम लोग यह देखें कि उसमें जो पंक्तियों की संख्या होगी, अगर उसमें पंक्तियों की संख्या 16 होगी तो सबसे ऊपर वाला जो पंक्ति में लट्ठे होंगे वह कितने होंगे, 5 होंगे। कितने लट्ठे होंगे, 5। अब हम फिर रखेंगे, निकालेंगे, यदि an बराबर यदि 25 लिया जाए, क्या लिया जाए, यदि पंक्ति की संख्या 25 हो, कितना हो 25 हो, तो लिखेंगे इस प्रकार से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो a 25 यानी 25वां, यानी जो श्रेणी का सबसे ऊपर 25वां होगा ना, तो 25 का निकालेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना -1, तो हो जाएगा 20 और यह कितना हो जाएगा 24 गुणे -1, तो हो जाएगा 20 प्लस माइनस 24 और घटाएंगे कितना आएगा -4। तो क्या बताइए, किसी भी जो गट्ठे की जब हम बात करेंगे, क्या उसमें कभी -4 लट्ठे हो सकते हैं, कभी नहीं। यानी जो सबसे अंतिम पंक्ति में इसमें बता रहा है कि -4 होगा, जो कि यह मान क्या है, अमान्य है, जो कि यह मान क्या है, अमान्य है। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो 25वां यानी इसके कहने का मतलब कि जो उस लट्ठों में सबसे ऊपरी पंक्ति होगी, यानी अगर उसमें 25 पंक्ति होंगी, सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे होंगे, तो इसका मतलब यह मान क्या है, अमान्य है। तो हम लास्ट फाइनल आंसर किस प्रकार से देंगे, यानी यह मान जब अमान्य होगा तो इसका मतलब यह टोटल जो n बराबर 25 होगा अभी क्या हो जाएगा, अमान्य होगा। सही क्या होगा, ये 16। तो हम लिखेंगे 200 लट्ठों की पंक्ति में कुल 16 पंक्ति होंगे। 200 लट्ठों की पंक्तियों में कुल कितने पंक्ति होंगे, 200 लट्ठों की संख्या में, 200 लट्ठों की संख्या में कुल 16 पंक्ति होंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। देखिए इसमें आप लोग कुछ कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। यह कहा गया कि कुल 200 लट्ठे हैं और 200 लट्ठे में सबसे निचली सतह पे 20 हैं, फिर उसके ऊपरी सतह पे 19, फिर उसके ऊपरी सतह पे 18 है, फिर उसके ऊपरी सतह 17 है। इस प्रकार से करते करते कितनी हम लोग लट्ठे की पंक्तियों की लगा सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो आपने देखा, हमने इस प्रकार से फार्मूले से हल किया तो हमको n के 2 मान मिले, एक 16 मिला था, एक 25 मिला था। अब हमको ये सोचने की बात है कि इसमें कौन सही होगा, क्योंकि पंक्तियों की संख्या तो एकदम निश्चित होगी। अब हम क्या करते हैं, जब हम n बराबर मान लेते हैं कि 16 पंक्ति होंगी, तो देखेंगे 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो हम मान लेंगे कि जो 16वें पंक्ति में an यानी 16वें पंक्ति का जो an का मान कितना होगा, तो हम जब निकाला कि 16वां का जो मान होगा वह कितना आएगा, 5। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जब हम n बराबर 25 मानते हैं कि उसमें 25 पंक्तियाँ रखी गई होंगी, जब इसको रखते हैं कि तो an बराबर जब 25 रखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा 25वां पद आ रहा है वो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो आप सोचिए कि कभी भी किसी जो लट्ठों की संख्या रखी गई है, अगर उसमें 25 पंक्तियाँ होंगी, क्या कभी उसमें 25वें जो पंक्ति होंगे उसमें कभी -4 लट्ठे हो सकते हैं,
क्योंकि संख्या कभी जो होती है वो ऋणात्मक में नहीं होती। जब हम लोग जब किसी संख्या को गिनते हैं तो उस समय संख्या जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, जिसकी वजह से यह मान क्या होगा, अमान्य होगा। और जो पंक्तियों की संख्या भी वो भी क्या होगी, अमान्य होगी। तो हम सिर्फ कौन सा लेंगे, 16 लेंगे। तो हमारा जवाब होगा कि 200 लट्ठों की जो संख्या है, हम जिस प्रकार से उसको पंक्ति में वाइज रख रहे हैं, उसमें 16 पंक्ति बनेंगे और सबसे जो ऊपरी पंक्ति 16वीं होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सब क्वेश्चन से आप निश्चित न रहिएगा, परीक्षा में पूछने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक या ध्यानपूर्वक उसको रिवीजन करिएगा जहाँ तक हमारा अनुमान है। चलिए 20वां देखते हैं। कहा गया कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। फिर कहा प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती, फिर उसे उठाकर लाके बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती है कि जब तक कि वह सभी आलूओं को बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगिता में चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से एक बनाया गया होगा, आप लोग चित्र में देखिएगा। यहाँ पे एक बाल्टी रखी गई होगी, यहाँ पे लिखा गया होगा 5, फिर 3, फिर 3। इस प्रकार से करते हुए यहाँ से एक लड़की दौड़ती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक आलू रखा गया है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से आलू रखा गया। टोटल कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। कोई लड़की है कि जो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। कहाँ चलना प्रारंभ करती है भी तो देखना है। कहा गया प्रत्येक बाल्टी को उठाकर निकटतम आलू उठाकर उसे वापस लेकर चलना है। कहा गया पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो हम करेंगे। जैसे कोई लड़की है, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, यहाँ से उठाएगी आलू को, यहाँ पहले जाएगी, यहाँ से उठाएगी लाके यहाँ डालेगी। पहले आलू में डालने के लिए उसको चलने और आने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, 5 जाने 5 आने में कितना हो गया, 10। अब दूसरा आलू को उठाने के लिए देखिए 5 यहाँ से चलेगी, 5 तो यह चलेगी, फिर 3 यहाँ चलेगी, 5 3 8 8 8 कितना हो जाएगा, 16। फिर उसके बाद यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, डाल देगी, फिर यहाँ चलेगी इस तीसरे के लिए 5 5 3 8 8 3 11 जाएगी, फिर 11 ला के डालेगी तो कितना हो जाएगा, 22। तो इस प्रकार से आपका श्रेणी बनता चला जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में चली गई दूरी, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में चली गई दूरी बराबर कितना, 10 मीटर। कितना चली गई दूरी है, 10 मीटर। क्या इसमें नाम माप दिया गया, हाँ दिया गया। ठीक है, फिर दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में चली गई दूरी। अब सोचिए, पहला यहाँ से चली, यहाँ 5 गई, 5 ला के डाल दी, पहला आलू जो डाल दी। अब दूसरा आलू इसको उठाना है तो 5 तो यह जाएगी, 3 यहाँ 8 उठाएगी, फिर 8 ला के इसमें डालेगी, तब तो हो जाएगा यानी 16 मीटर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी तो 22 लेकर आएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में चली गई दूरी बराबर कितना होगा, 22 मीटर होगा। कितना होगा, 22 मीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक आलूओं को लाने में चली गई दूरी निम्नलिखित इस प्रकार है। क्या लिखेंगे, प्रत्येक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में चली गई दूरी
AP में होगी। किस में होगी? AP में होगी। तो क्या होगा श्रेणी? 10, 16, 22 इस प्रकार से करते हुए चलता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद A बराबर 10, फिर क्या निकालेंगे? सार्वधातुक D बराबर A2 माइनस A1, A2 16, A1 कितना? 10 कितना आ जाएगा? 6। अगर हम बात करेंगे पदों की संख्या की, इसमें टोटल कितने आलू रखे गए हैं? 10। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 10। तो पूछा गया है S10 का मान बताना है, यानी कुल कितनी दूरी चली गई आपको ये बताना है। तो लिखेंगे SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू D से। ठीक है, तो यह हो जाएगा S10 बराबर 10/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना रखेंगे? 10 प्लस 10-1 इंटू D का मान अगर हम रखेंगे तो D का मान कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो फिर हम इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा? 5, 10 दूना 20 प्लस करेंगे 9 छक्का 54 हो जाएगा। तो 5 गुणे जब जोड़ देंगे तो कितना होगा? 54 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 74। हासिल 2 का होगा 5 से 35, 2 37, 370 आएगा। कितना आ जाएगा? 370। तो हम लिख सकते हैं प्रतियोगिता में चली गई कुल दूरी बराबर कितना होगा? 370 मीटर होगा। कितना होगा? 370 मीटर होगा। तो इस प्रकार से आपके चैप्टर फिर ख़त्म हो गया। यह अब और जो अपना अगला चैप्टर है वो 5.4 है। तो उसमें 5.4 जो देखिए उसमें साफ साफ लिखा गया होगा, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो नीचे देखिए लिखा हुआ है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम अगली इकाई आप लोग के लिए स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वह शायद ही परीक्षा में कभी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको हमने जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा। न्यूमेरिकल लगाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और धन्यवाद।